हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर। ओके, बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस, जो अर्थ की एक्सिस है वो क्या होती है। एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। देखो, यूजुअली क्या होता है, हम अगर कोई अर्थ की फोटो देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाया जाता है, बिल्कुल सीधा। तो अर्थ की एक्सिस कौन सी होनी चाहिए थी, ऐसे वाली। लेकिन अपन ये वाली जो इमेज है वो गलत है, क्योंकि अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है। टेढ़ी मतलब थोड़ी सी टिल्टेड है। तो ये वाली अर्थ है, इसकी एक्सिस ये है। और कितना टेढ़ी है, ये एंगल कितना बनती है, 223.5 डिग्री ये एंगल बनाती है। तो इतने एंगल पे झुकी हुई है अपनी अर्थ। ओके, तो देखो पहली चीज़, ये जो एक्सिस है ये क्या है, ये एक नीडल है, इमेजिनरी नीडल है, जिसको पेनिट्रेट किया जाता है कहाँ से, नॉर्थ पोल से कहाँ तक, वापस बाहर कहाँ निकाला जाता है, साउथ पोल तक। साउथ पोल से बाहर निकाला जाता है उसको। तो ये जो एक्सिस हो गई, इसका काम क्या है, देखो इसका काम ये है कि अपनी अर्थ इसके अलोंग क्या करती है, घूमती है। किस तरह से, देखो इस तरह से अपनी अर्थ क्या हो रही है, इसके अलोंग घूम रही है। ओके, इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन जो कि ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 में बता दिया, जिसको बोलते हैं घूर्णन हिंदी में। ओके, एक चीज़ और कि ये जो अर्थ है वो अपनी किस डायरेक्शन में घूम रही है, वो घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपनी अर्थ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तो हो गई एक्सिस के बारे में चीज़ है। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है इक्वेटर। अब देखो, इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, और एक और नाम है इसका विषुवत रेखा। ओके, ये दो नाम है हिंदी के अंदर इसके। तो देखो, इक्वेटर को देखते हैं सबसे पहले कि इक्वेटर क्या होता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। ओके, तो ऊपर वाले भाग को क्या नाम दिया गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो हिस्सा है उसका क्या नाम दिया गया, सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये चीज़ें होगी इक्वेटर के बारे में। चलो अब पढ़ते हैं हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। देखो, इसको समझने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट था ना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को इंट्रोड्यूस करने का, उसके पीछे रीज़न क्या था। देखो, उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। देखो, ये एक एरिया है ए और ये दूसरा एरिया है बी। ओके, दोनों का एरिया सेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें इन्होंने मार्किंग कर रखी है, पैरेलल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के उनकी मार्किंग कर रखी है। तो आपको ये बोला जाता है कि आपको यहाँ से इस पॉइंट पे आना है। ओके, और आपको सिमिलरली बोला जाता है कि आपको इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर आना है। ओके, यहाँ पर जाना है। तो देखो, कन्वीनियंट कौन सा रहेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जाना कन्वीनियंट रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको इस पॉइंट की लोकेशन पता है कितनी है, 40D, कि आपको 40D पे जाना है, तो आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको इस पॉइंट की लोकेशन पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, बस आपको एक पॉइंट दे दिया और आपको पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया अर्थ पे भी, कि अगर अर्थ की किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि सिमिलरली अर्थ को पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड कर दिया गया, जिनको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बोला गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था इनको इंट्रोड्यूस करने का। तो अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में, अक्षांश के बारे में। देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि अपनी अर्थ को कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दी और परपेंडिकुलर लाइंस में अर्थ को डिवाइड कर दिया। ओके, तो जो परपेंडिकुलर लाइन खींची उनको तो नाम दिया गया उन्होंने लॉन्गिट्यूड, देशांतर नाम दिया गया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची उनको नाम दिया गया इनको लैटिट्यूड्स, मतलब अक्षांश। ओके, तो देखो, अगर 2D स्ट्रक्चर में इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखें तो इस तरह से दिखाई देंगे हॉरिजॉन्टल में। लेकिन यही चीज़ अगर एक स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर है, जैसे अर्थ की गोलाकार संरचना है, तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर में अगर ऐसे पैरेलल्स खींचें तो ये पैरेलल्स किसका रूप ले लेंगे, सर्कल्स का रूप ले लेंगे। ओके, तो इन्होंने क्या करा, पूरी अर्थ में सर्कल्स खींच दिए। अब देखो, इन्होंने सर्कल्स तो खींच दिए, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि अब नंबरिंग कैसे करें। तो इन्होंने क्या करा, जो इक्वेटर से पास होता हुआ जो सर्कल था, जो सबसे बड़ा है इन सारे सर्कल्स में, सबसे बड़ा कौन सा है, जो इक्वेटर से पास हो रहा है, तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, 0 डिग्री नाम दे दिया उस सर्कल को। ठीक है, उन्होंने 0 डिग्री नाम दिया। और जो नॉर्थ पोल तक उन्होंने कितने खींचे, टोटल 90 सर्कल खींचे नॉर्थ पोल तक, और उनको नंबरिंग दे दी 1 2 3 से लेकर 90 तक। सिमिलरली इन्होंने क्या करा, इक्वेटर से साउथ पोल तक भी कितने खींचे, 90 सर्कल्स खींचे और उनको भी नंबरिंग दे दी। ओके,
0 1 2 3 से लेकर 90 तक पूरी नंबरिंग दे दी। अब देखो, अब बात ये हो गई कि ये भी 10 डिग्री है, ये भी 10 डिग्री सर्कल है, अब ये दोनों तो सेम हो गए। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या करा कि जो इक्वेटर के जो ऊपर के हिस्से के जो सर्कल है उनको एन से डिनोट करेंगे, नॉर्थ से, और नीचे की जो सर्कल है उनको साउथ से डिनोट करेंगे, एस से। तो ये वाला सर्कल कौन सा हो गया, 10 डिग्री नॉर्थ, और ये वाला कौन सा हो गया, 10 डिग्री साउथ। सिमिलरली ये जो सर्कल है 40 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, 40 डिग्री साउथ हो गया। अब देखो, ये तो सर्कल हो गए, इनके नंबरिंग कर दी, लेकिन कुछ सर्कल्स ऐसे थे उनको अलग से नाम भी दिया गया। जैसे कौन से सर्कल थे वो, एक था 23.5 सर्कल। देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, तो ये सर्कल था कौन सा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको नाम क्या दिया गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा नाम दिया गया इस सर्कल को। और नीचे भी सिमिलरली एक सर्कल खींचा गया, कौन सा, 23.5 डिग्री साउथ, इसको नाम क्या दिया गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा उसको नाम दिया गया। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे खींचा, कितना, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसको नाम क्या दिया गया, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ओके, और एक जो सर्कल खींचा यहाँ पे नीचे, कौन सा, 66.5 डिग्री साउथ, उसको क्या दिया, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक एक सर्कल उसको नाम दिया गया। अब देखो ये सर्कल कैसे हैं, देखो इसमें देखो ये वाला कितना है, 0 डिग्री है, ये वाला कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कर्क रेखा, ये वाली कौन सी है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला सर्कल जो दिखाया है देखो, ये आर्कटिक सर्कल है, और ये नीचे वाला सर्कल जो दिखाया है वो अंटार्कटिक सर्कल है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ये सर्कल बनाए कि उनको नाम देने की जरूरत कहाँ पड़ी। देखो ये जो एरिया ना इतना था, कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है, इस एरिया में सन की जो किरणें हैं पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब देखो सीधी कैसे पड़ती हैं, अभी आगे बताऊंगा डिटेल में। अभी के लिए समझ लो कि इतने एरिया में सन की जो रेज है वो क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक है, तो अगर सीधी पड़ती हैं तो इस एरिया को मार्क करने के लिए कि इतने एरिया पे अर्थ की किरणें, सन की किरणें क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो इस एरिया को मार्क करने के लिए एक ऊपर सर्कल खींच दिया और एक नीचे सर्कल खींच दिया। ओके, तो ये तो चीज़ होगी इन दोनों सर्कल्स की। अब देखो ये वाले सर्कल क्यों खींचे, ये ऊपर वाले सर्कल क्यों खींचे, देखो ये जो सर्कल है इतना था, इसमें 6 महीने तक दिन होता है, डे होता है, और फिर अगले 6 महीने क्या होती है, नाइट होती है। अब देखो सिमिलरली इस सर्कल के साथ भी है, जब यहाँ पे 6 महीने डे रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 मंथ तक नाइट रहेगी, और जब यहाँ पे 6 मंथ तक नाइट रहेगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 मंथ तक डे रहेगा। ये देखो ये चीज़ें एक्सप्लेन और भी अच्छे से अगले चैप्टर में करूँगा मैं, अभी के लिए देखो इस वीडियो से मैं दिखा देता हूँ। देखो ये देखो इस सर्कल में जो सूरज है ना कभी ढल नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे सनसेट हो ही नहीं रहा है, हमेशा उजाला रहेगा, कितने दिनों तक, 6 मंथ तक। यहाँ पे क्या रहेगा, डे रहेगा। सिमिलरली जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे उस टाइम क्या रहेगा, नाइट रहेगी 6 मंथ तक। ठीक है, तो ये चीज़ होगी किसकी, लैटिट्यूड्स के बारे में। ये सारी चीज़ें कंप्लीट चीज़ें होगी कि सर्कल क्या क्या होते हैं और उनको सर्कल्स को बनाए क्यों। ओके, अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, देशांतर के बारे में। ओके, तो देखो जैसे मैंने अभी बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको तो लैटिट्यूड बोला गया, और जो परपेंडिकुलर लाइंस खींची गई उनको क्या बोला गया, लॉन्गिट्यूड्स बोला गया। अब देखो 2D स्ट्रक्चर में तो हम परपेंडिकुलर ऐसे खींच देंगे इस तरीके से, लेकिन यही चीज़ अगर आप एक 3D स्ट्रक्चर में खींचे तो वो सर्कल का रूप ले लेती है। ठीक है, तो सर्कल कहाँ से, नॉर्थ पोल से एक सर्कल खींचेंगे कहाँ तक, साउथ पोल तक। तो इस तरीके से खूब सारे सर्कल खींचे गए। अब देखो इन्होंने सर्कल तो खींच दिए इस तरह के, लेकिन अब जब नंबरिंग देने की बारी आई तो कहाँ से नंबरिंग दे। देखो जब लैटिट्यूड में नंबरिंग देनी थी तो जो सबसे बड़ा सर्कल था उसको 0 डिग्री नाम दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ये सर्कल, ये वाला जो सर्कल है इसकी लेंथ भी इक्वल है, इसकी भी इक्वल है, इसकी भी इक्वल है, इसकी भी इक्वल है, सारी इक्वल है, तो 0 डिग्री नाम किसको दें। तो जो साइंटिस्ट की जब मीटिंग हुई इसको लेकर, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि जो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच नाम की, जहाँ पे एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी रखी हुई है, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि इस ऑब्जर्वेटरी से जो सर्कल पास होगा उसको 0 डिग्री बोला जाएगा और वहाँ से नंबरिंग शुरू करी जाएगी। ठीक है, तो इस जो 0 डिग्री है इसको क्या बोला गया, प्राइम मेरिडियन बोला गया, मतलब मुख्य याम्योत्तर बोला गया, मुख्य याम्योत्तर बोला गया। ठीक है, इसको क्या बोला गया, प्राइम मेरिडियन। देखो अब इधर से इन्होंने नंबरिंग कर दी इधर, और इधर से भी इन्होंने नंबरिंग कर दी इस तरफ। तो देखो ये वाला जो सर्कल है वो कितना है, 10 डिग्री है, ये वाला भी कौन सा, 10 डिग्री है। तो जैसे उन्होंने नॉर्थ और साउथ में बांटा था लैटिट्यूड्स को, सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे किस में बांटा है, ईस्ट में,
और इधर वालों को किस में, वेस्ट में। तो ये कौन सा जो सर्कल है ये कितना है, 10 डिग्री वेस्ट है, और ये वाला सर्कल जो कितना है, 10 डिग्री ईस्ट है। तो इस तरह से इन्होंने बांट दिया। अब देखो एक चीज़ ये हो रहा है कि ये जो भी दो लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, उनके बीच की दूरी, जैसे ये वाली बीच की दूरी और ये वाली बीच की दूरी ये समान नहीं है, मतलब यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा दूरी एक, जैसे मान लें कि मैं इस सर्कल को मान लेता हूँ 31 और इस सर्कल को मान लेता हूँ 30 डिग्री, कौन सा, लॉन्गिट्यूड। तो इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी इक्वेटर पे कितनी होती है, 111 किलोमीटर। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। मैंने लैटिट्यूड के बारे में बता दिया, लॉन्गिट्यूड के बारे में बता दिया। अब देखो जब इनको कंबाइन करते हैं तो कैसा कैसे दिखता है, देखो यहाँ पे देखो, ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स, ये इनको बोलते हैं देशांतर, और ये हो गए लैटिट्यूड्स, इनको बोलेंगे अक्षांश। जब इनको कंबाइन करते हैं तो इस तरह से दिखाई देते हैं। अब देखो अगर ये वाला पॉइंट को अगर हमें मार्क करना है, इस पॉइंट को हमें बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो कैसे बताएंगे, देखो इस पॉइंट से ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल कौन सा सर्कल पास हो रहा है, 40 डिग्री। 40 डिग्री कौन सा, 40 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, तो 40 डिग्री नॉर्थ हो गया। अब देखो इस पॉइंट से ये वाला सर्कल भी पास हो रहा है, तो ये वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला है 30 डिग्री। अब देखो इधर से इधर वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, 30 डिग्री वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, 30 डिग्री वेस्ट नाम दे दिया गया। तो इस तरह से अब अर्थ पे हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी किसके बारे में, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखो अब हम पढ़ते हैं अर्थ की हीट जोन्स के बारे में। देखो अर्थ को टोटल 3 हीट जोन्स में बांटा गया है, कौन कौन से, एक तो टोरिड जोन जिसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं हिंदी में। फिर आता है दूसरा आता है टेम्परेट जोन जिसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा आता है फ्रिजिड जोन जिसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। अब देखो टोरिड का मतलब क्या होता है, टोरिड का मतलब होता है बहुत ही गर्म। तो देखो जो हिस्सा ये वाला है, ये वाला जो ये पिंक में जो एरिया इन्होंने मार्क कर रखा है, ये क्या अर्थ का सबसे गर्म हिस्सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस हिस्से में। और ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है, ये वाला सबसे ठंडा हिस्सा है अपनी अर्थ का, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन नाम दे रखा है। और ये जो पिंक जो येलो के अंदर है ये वाला हिस्सा, जैसे देखो ये वाला और ये ऊपर वाला, ये क्या, ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, टेम्परेट जोन नाम दे दिया गया। ओके, तो देखो ये जो हीट जोन्स में बांटा ना, ये किस बेसिस पे बांटा है उसको समझते हैं। और इसको समझने से पहले हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक सरफेस ली और उस सरफेस पर टॉर्च से लाइट डाली। देखो ये जो एरिया है, इतने एरिया पे टॉर्च की लाइट गिर रही है। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट करा जिसमें क्या करा कि जो सरफेस थी उसको क्या टिल्ट कर दिया, और यहाँ से सेम जगह से सेम टॉर्च से फिर से लाइट डाली। तो जो टॉर्च की लाइट का जो कवर करने का जो एरिया था, जो सरफेस एरिया था, वो क्या इंक्रीज हो गया। ओके, तो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो देखो किस आदमी को जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा फील होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ वाले आदमी को ज़्यादा इंटेंसिटी फील होगी। क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट की लाइट कम एरिया पे गिर रही है और यहाँ पे सेम अमाउंट की लाइट ज़्यादा एरिया पे गिर रही है, तो इंटेंसिटी यहाँ पे ही ज़्यादा फील होगी इसके कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब लाइट सीधी पड़ती है तो इंटेंसिटी ज़्यादा फील होती है, और यहाँ पे जब लाइट तिरछी पड़ती है तो इंटेंसिटी कम फील होती है, किसके कंपैरिजन में, इस पोजीशन के कंपैरिजन में। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि जो सन की जो रेज है वो कहाँ का अर्थ के किस किस हिस्से पर सीधी पड़ती है और किस किस हिस्से पर टेढ़ी पड़ती है। देखो सबसे पहले हम जून की बात करेंगे, गर्मियों के टाइम की बात करेंगे। देखो जून के टाइम क्या, जो सन की जो रेज है वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, यहाँ पे ओवरहेड कंडीशन में रहती है, मतलब यहाँ पे सीधी पड़ती है इस एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में। ओके, और जब सर्दियों का टाइम होता है, जब विंटर का टाइम होता है, तो जो सन की जो रेस है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब जो मकर रेखा है वहाँ पर क्या रहती है, वहाँ पे ओवरहेड कंडीशन में रहती है, वहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ती है। कौन से एरिया में, इस एरिया में। और जब सितंबर का जब टाइम आता है तो उसमें क्या, जो सन की रेज है वो कहाँ गिरती है, इक्वेटर पे गिरती है, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास में गिरती है। और जब मार्च का टाइम आता है उस टाइम भी क्या होता है कि जो सन की जो रेज है वो भी कहाँ गिरती है, जो अपनी भूमध्य रेखा है वहाँ पे उसके आसपास में गिरती है, बिल्कुल सीधी। तो देखो अगर हम ओवरऑल एक साल की बात करें तो देखो यहाँ पे देखो समर के टाइम तो इस जगह क्या हो गया, इस जगह
सन की रे सीधी पड़ी। अगर विंटर के टाइम की बात करूं तो यहाँ पे देखो इस जगह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में क्या हुआ, यहाँ पे सन की रे सीधी पड़ी। और अगर सितंबर और मार्च की बात करूं तो इस एरिया में क्या हुआ, सन की रे सीधी पड़ी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है, यहाँ पे पूरे साल में क्या करती है, सन की रेस कभी ना कभी सीधी पड़ती है इतने एरिया के अंदर। और जो बाकी एरिया है, बाकी जो ऊपर का एरिया है, इसमें हमेशा तिरछी पड़ती है सन की रेस। तो ये सारी चीज़ें होगी कि सन की रेस कहाँ कहाँ तिरछी पड़ती है और कहाँ कहाँ सीधी पड़ती है। अब देखो इसमें समझते हैं। देखो देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो एरिया ना इतना था, इसमें क्या कर रही है, सन की रे सीधी पड़ रही है और यहाँ पे टेढ़ी पड़ रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो जब सन की रे सीधी पड़ती है तो ये जो एरिया कवर होता है वो इतना कवर होता है, और जहाँ पे जो सन की रेज है वो तिरछी पड़ती है तो जो एरिया है वो ज़्यादा कवर होता है। जैसा कि उस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जहाँ पे इंटेंसिटी कहाँ फील होगी, देखो जहाँ एरिया कम होगा और लाइट सेम होगी तो इंटेंसिटी यहाँ पर क्या फील होगी, ज़्यादा फील होगी, यहाँ पे हीट ज़्यादा फील होगी कंपेयर टू यहाँ पे। तो देखो ये जो एरिया है, ये कौन सा, ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये जो पूरा एरिया है, ये सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे फील होगी इस एरिया में। इसी वजह से इस जोन को नाम दिया गया टॉरिड, मतलब उष्ण कटिबंध इस जोन को नाम दिया गया। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इंटेंसिटी कम फील होगी, इस एरिया को नाम क्या दिया गया, टेम्परेट जोन नाम दिया गया। और जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला, यहाँ पे हीट जो सन की जो रेज है वो बहुत ही कम पहुंचेगी, इसी वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और नीचे साउथ पोल के पास में। इसी वजह से ये वाला जोन, इसको नाम दिया गया फ्रेजेड जोन। ओके, तो देखो ये सारे जोन्स मैंने बता दिए कैसे कैसे इनको नाम दिया गया। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे टाइम जोन के बारे में कि टाइम जोन कैसे वर्क करता है। देखो इस चीज़ को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि टाइम जोन को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम दिखा रहा होता तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती। देखो ये अपनी अर्थ है और इधर से सनलाइट आ रही है। अगर इधर से सनलाइट आ रही है तो ये वाला जो सन फेसिंग हिस्सा है वहाँ पे दिन होगा, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या होगा, वहाँ पे रात होगी। अगर देखो हर जगह एक ही टाइम दिखाता तो देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि इंडिया में इस टाइम कितना बज रहे हैं, 12 PM, 12 बज रहे हैं नून के, तो देखो अफ्रीका में कितना टाइम दिखाएगा, 12 नून दिखाएगा, 12 नून दिखाएगा, मतलब दिन के 12 बजे दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कितने हो रही है, यहाँ पे तो रात हो रही है। और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे शाम हो रही होंगी और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे सुबह हो रही होंगी, तो वहाँ पे भी कितना टाइम दिखाएगा, 12 PM ही दिखाएगा। तो इस चीज़ को नेग्लेक्ट करने के लिए हर कंट्री ने अपने अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, देशांतरीय विस्तार को देखते हुए अपने अपने टाइम जोन्स डिसाइड करें। ओके, तो ये तो बात हुई कि इंट्रोड्यूस क्यों करा। अब देखो इस पेज में कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं, जैसे ये +1 +2 +3 +4, ये क्या है। और देखो इस तरफ है ना, ये जो लाइन है ये कौन सी है, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, ये मतलब ये प्राइम मेरिडियन है, मुख्य यामियोत्तर है। इसके इधर तो प्लस दिखा रखा है और इधर माइनस दिखा रखा है। तो देखो ये पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि है क्या। अब देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि जो अपनी प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और उसकी घड़ी में टाइम दिखा रहा है 12 नून, मतलब इस टाइम यहाँ पे कितना बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं दिन के। तो देखो ये +1 का क्या मतलब है, देखो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो ये जो एरिया है ना, ये जो इस कलर में जो एरिया कर रखा है वहाँ पे कितने दिखाएगा, उनकी घड़ी में 1 PM दिखाएगा, अगर एक आदमी यहाँ पे अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो। सिमिलरली यहाँ पे कितना दिखाएगा, ये +4 है, तो यहाँ पे कितना दिखाएगा, यहाँ पे कोई आदमी अपनी घड़ी में टाइम देखेगा तो वहाँ पे दिखाएगा 4 PM। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 5 PM दिखाएगा। और अपने इंडिया में देखो, इंडिया का कितना है, इंडिया का +5.5, मतलब इंडिया में यहाँ पे कितना टाइम दिखाएगा, 5:30 PM दिखाएगा। कब, जब यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, यहाँ पे 12 दिखाएगा तब। ये तो हो गया प्लस वाली बात। अगर देखो माइनस की बात करूँ तो देखो माइनस वाला क्या सीन है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो देखो ये -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे घड़ी में कितना दिखाएगा, 1 घंटे कम दिखाएगा, 11 AM दिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर -4 है इस जगह, तो इस जगह में क्या दिखाएगा, 8 AM दिखाएगा सुबह के। यहाँ पे अगर -6 है तो इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है इसमें कितना दिखाएगा, सुबह के 6 बजे दिखाएगा टाइम। अब देखो पहली बात तो ये कि ये प्लस और माइनस क्यों कर रखा है। देखो अपनी जो अर्थ है वो किधर से किधर मूव करती है, वो करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, मतलब इधर से इधर जाती है। तो यहाँ पे जितना टाइम होगा वो इस टाइम के अहेड होगा, आगे होगा, तो इसलिए इधर वाले को जो राइट हैंड साइड है प्राइम मेरिडियन के, उनको तो प्लस दिया गया, उनको तो अहेड दिया गया टाइम,
और जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको माइनस दिया गया, मतलब यहाँ पे जितना टाइम हो रहा होगा उससे कम होगा इधर। तो ये वाली तो बात हुई +6 की और -6 की कि ऐसे क्यों करा। अब देखो बात ये आती है कि +5.5 क्या है, ये इंडिया ने कैसे डिसाइड करा, देखो इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 68.7 ई है, ईस्ट है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये वाला, ओके। और अगर मैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो कितना है, वो है 97.25 ईस्ट है। ये कौन सा है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। अब देखो अगर मैं इस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम देखूँ, मतलब अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और वो अगर टाइम देखे घड़ी में, तो उसको जैसे मान लेते हैं कि उसको घड़ी में दिखा रहा है 2 PM। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम देखूँ और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो कि अपनी घड़ी में टाइम देखेगा, तो उसको कितना दिखाएगा, 3 hours 45 minutes, ओके, 3 hours 45 PM दिखाएगा। तो देखो अपना ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना है, वो है 1 hour 45 minutes, ओके। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो 1 hour 45 minutes है, इतना टाइम अहेड हो रहा है यहाँ से यहाँ पे जाने पे, आगे हो रहा है। तो इस चीज़ को नेग्लेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए इंडिया ने क्या करा कि इंडिया में हर जगह एक ही टाइम दिखाए, तो इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड कर लिया, कितना, 82.5 ईस्ट। अभी इंडिया ने स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड कर लिया, जिसको क्या बोला गया, ISM, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इस मेरिडियन के अकॉर्डिंग जो टाइम देखा जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो इसको लेकर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो ये 82.5 ही क्यों डिसाइड करा, देखो इसको डिसाइड करने का रीज़न ये था कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ से इसको पास करवाया। कहाँ से पास करवाया, एक यूपी एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, इलाहाबाद, और उसमें जगह है नाम मिर्ज़ापुर, वहाँ से इसको पास कराया। तो ये देखो ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी एज इट इज़ आ चुके हैं दोनों, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर दोनों। तो यहाँ से इसको पास करवाया और ये मतलब मिर्ज़ापुर से जो अपना लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है उसको क्या बनाया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया। अब देखो एक तो चीज़ इसमें कि ये जो ISM है ये कितने स्टेट से पास हो रहा है। देखो पहला तो देखो यूपी से पास हो रहा है, एक MP से भी पास हो रहा है, देखो MP को यहाँ पे कट कर रहा है, फिर छत्तीसगढ़ को कट कर रहा है, फिर यहाँ पे ये उड़ीसा को कट कर रहा है और ये आंध्र प्रदेश को कर रहा है। तो कितने स्टेट हो गए, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट हो गए। तो 5 स्टेट को ये तो कट करता है। दूसरी चीज़ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला और ये जो अपना ISM है, ये मिलते कहाँ पर है, एक छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है कोरिया, वहाँ पे ये मिलते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुके हैं, ओके। तो ये चीज़ हो गई इंडिया के बारे में कि इंडिया ने अपना एक ISM, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करा 82.5 ई, ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो 5.5 कैसे आया, मतलब इंडिया ने अपना कितना डिसाइड करा, 82.5 डिसाइड करा अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया में टाइम देखा गया, तो ये 5.5 कैसे आया। देखो ये वाला जो प्राइम मेरिडियन है वो कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब इतना जो एंगल है वो कवर करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा। देखो अगर एक अर्थ अपनी जो पूरी एक रोटेशन करती है, कितने घंटे में करती है, 24 आवर्स में करती है, और वो रोटेशन कितने डिग्री का करती है, पूरा 360 डिग्री का टोटल पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो अगर मैं 1 आवर की बात करूँ कि 1 आवर में अपनी अर्थ कितना डिग्री कवर करेगी, 15 डिग्री कवर करेगी। तो यहाँ पे इसको कितना कवर करना है, 82.5 डिग्री कवर करना है। तो देखो 1 आवर में 15 डिग्री कर रही है, तो 82.5 जो अगर उसको कवर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 5.5 आवर। तो देखो ये चीज़ जितना टाइम अर्थ को कवर करने में लगता है उसी अकॉर्डिंग सबने अपने टाइम जोन्स डिसाइड करे। तो यहाँ पे इंडिया ने 5.5 अपना टाइम एक्स्ट्रा करा, कहाँ से, यहाँ से 0 डिग्री से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 12 नून दिखाता है तो अपने यहाँ पे कितना दिखाएगा, 5:30 PM दिखाएगा। तो इस तरह से हर कंट्री ने अपने टाइम जोन डिसाइड करे, ओके। तो यही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में, ओके। थैंक यू।